हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर सेकंड का पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हमने पार्ट 1 में क्या-क्या पढ़ा था ये हम एक बार देख लेते हैं। हमने ये जाना था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, फिर उसके बाद उसके कितने टाइप्स के ट्रांजैक्शन तो वो हमने देखे थे। फिर अकाउंट क्या होता है ये हम जाने थे, अकाउंट क्या होता है, फिर कैपिटल थर्ड पॉइंट हमारा था वो देखा था हमने। फिर लायबिलिटीज होती क्या है ये भी हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी होती क्या है अकाउंटिंग टर्म में। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं अकाउंटिंग टर्म में, डेब्टर्स क्या होते हैं, डेब्टर्स तो आप जानते ही हो, जिनसे हमें पैसा रिसीव हो डेब्टर्स होते हैं। एसेट्स क्या होती है अकाउंटिंग टर्म में, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप पढ़ लेना, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ इसे कि एसेट्स क्या होती है। नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं ये भी हम देख लिए। फिर आज का जो हमारा पॉइंट है बिल्स रिसीवल क्या होता है, जो आज हमारा पॉइंट आएगा वो क्या रहेगा कि बिल्स रिसीवल होता क्या है अकाउंटिंग टर्म में। तो जैसे हम डेब्टर्स को डेब्टर्स हमसे सामान ले जाता है तो वो क्या करता है, डेब्टर्स होता है क्या है ये आप जान चुके हो। डेब्टर्स अगर हमसे कोई सामान लेता है अभी पेमेंट ना करके बाद में पेमेंट करते, एक तरीके से उधार सामान अगर हमसे वो खरीदता है तो वो हमें एक बिल्स देता है, उसके द्वारा हमें एक बिल मिलता है। बिल में क्या लिखा रहेगा कि ये वो डेब्टर्स का नाम लिखा रहेगा। जैसे एग्जांपल पे डेब्टर ने क्या किया, गुड्स, हमने क्या किया, डेब्टर्स को सामान सेल किया है, डेब्टर्स का नाम देते थे, रणबीर नाम दे देते थे इसका, जैसे मैंने उसमें भी दिया था डेब्टर वाले पॉइंट में। रणबीर ये पर्सन है, ये क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है हमसे, अभी पेमेंट ना करके 4 महीने बाद पेमेंट कर रहा है, तो उससे हमें उससे एक बिल मिलेगा कि हाँ मैं ये सामान खरीद रहा हूँ, अभी पेमेंट नहीं करूंगा, इसकी 4 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो बिल्स रिसीवेबल वही होता है, डेब्टर्स के द्वारा हमें मिलता है बिल्स। ठीक है, इतना समझ गया बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं एक बार हम, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेसेज ऑफ बिल्स एक्सचेंज। ये कुछ प्रोसेसेज है कि बिल्स एक्सचेंज के, तो ये आप अच्छे से एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। मैं आपको इसे बाद में समझा दूँ क्या होता है वो, आप आगे क्लास में अच्छे से समझ जाएंगे क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बिल्स पेबल, कि बिल्स पेबल होता है क्या अकाउंटिंग टर्म में, ये देख लेते हैं। बिल्स पेबल आर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स दैट शो द अमाउंट owing for goods and services sold on credit। इसमें ये बताया गया है कि बिल्स, अगर वो फर्म है वो क्या करती है, गुड्स परचेज करती है किसी और पर्सन से, तो हमें क्या साथ साथ बिल्स पे भी करना पड़ेगा। बिल्स पे में क्या रहेगा, जैसे बिल्स रिसीवेबल था सेम बिल्स पेबल भी वही है कि क्रेडिटर्स को हमें बिल्स देना पड़ेगा, हम इतने रुपए का सामान खरीद रहे हैं इस पर्सन से और हम अभी पेमेंट ना करके बाद में पेमेंट करें। एक तरीके से हमने उधार सामान खरीदा किसी पर्सन से और अभी पेमेंट नहीं की है, उसकी पेमेंट हम बाद में करेंगे, तो साथ साथ हमें बिल्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिटर वाला जो पॉइंट है वही है सेम, बस इसमें क्या है बिल्स का वो आ जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, डेब्टर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, जो ट्रेड रिसीवेबल होता है वो क्या होता है, डेब्टर्स और बिल्स रिसीवेबल से बनता है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। वैसे ही ट्रेड पेबल क्या होता है, वो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल से बनता है, ठीक है। इतना जान चुके हो। इसके बाद पॉइंट है हमारा व्हाट इज रिसिप्ट, कि रिसिप्ट होती क्या है अकाउंटिंग टर्म में, रिसिप्ट क्या होती है ये हम देख लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, अगर कोई अमाउंट है हमें अगर मिल चुका है या मिलेगा, उससे हम क्या बोलते हैं रिसिप्ट। कोई अगर हमें अमाउंट मिलेगा या मिल चुका है उससे हम क्या बोलेंगे, रिसिप्ट बोलेंगे। रिसिप्ट जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी हो सकती है वो, पहला आएगा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, ऐसी रिसिप्ट होती है, ऐसी जगह से पैसा आना, ये मान लो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल ये मान लो कि अमाउंट रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि जो बिजनेस का वर्क है, जो बिजनेस का मेन पर्पस है, क्या है मेन पर्पस। मैं एग्जांपल लेता हूं, अभी आपको ऐसा समझ नहीं आएगा। जैसे मैं ले लेता हूं कि टाटा मोटर्स का ले लेता हूं। टाटा मोटर्स वो क्या करती है, कार से ही करती है। टाटा मोटर्स है कार से ही करती है। तो जो टाटा मोटर्स से कार से ही करे, इससे जो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है टाटा मोटर्स को, इससे जो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीव्ड होगा। क्यों, क्योंकि एक साल के अंदर इसको अमाउंट
मिल रहा है इससे। जो टाटा मोटर्स है उसे 1 साल के अंदर अमाउंट मिल रहा है। किससे अमाउंट मिल रहा है? जो टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चर कर रही है रॉ मटेरियल्स को, अपने गुड्स को वो मैन्युफैक्चर करके सेल कर रही है। टाटा मोटर्स का काम ही क्या है? रॉ मटेरियल्स को सेल करना, ठीक है। इससे जो उसे वो मिल रही इनकम आ रही है वो क्या होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, क्योंकि ये क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। और वैसे कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी? कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है, ठीक है, वहां पे टाटा मोटर्स जो वहां पे एसी लगी है, एग्जांपल हम लेते हैं एसी का। टाटा मोटर्स ने क्या किया? अपने ऑफिस की एसी सेल कर दी। जैसे एसी उन्होंने खरीदी थी कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की एसी खरीदी थी और सेल कर दी है कितने में? 2,50,000 में। तो 50,000 क्या हो रहा है टाटा मोटर्स को? 50,000 उनकी इनकम आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है। तो वो 50,000 जो है वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। क्यों? क्यों? टाटा मोटर्स का मेन पर्पस क्या है? एसी सेल करना नहीं है, उनका मेन पर्पस है कार सेल करना। तो कार सेल जो वो कर रही है तो वो होगी उसके रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो वो एसी सेल कर रही है वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि उनका मेन पर्पस एसी सेल करना नहीं, उनका मेन पर्पस है कार सेल करना। अब समझिए इसका मतलब आप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? कि एक्सपेंडिचर होता क्या है ये देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर जो होता है खर्चा होता है। अमाउंट को ऐसी जगह स्पेंड करना, या फिर वो लायबिलिटी हो सकती है, या फिर एसेट्स खरीदना हो सकता है, या फिर गुड्स को खरीदना हो गया, या फिर कोई सर्विस खरीदनी हो गई। कैसे होगा एक्सपेंडिचर? इतना जान लो आप कि जो बिजनेस होता है अपने अमाउंट को ऐसी जगह स्पेंड करता है, ऐसी जगह खर्च करता है जहां से उसको बेनिफिट हो सकता है। एसेट्स खरीद सकता है वो, या फिर गुड्स खरीद लिए, या फिर कोई सर्विस ले ली। तो ये क्या है? खर्चे एक तरीके से। इतना समझ जाओ कि खर्चे, जो बिजनेस के अंदर जो खर्चे होते हैं वो एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? एक्सपेंडिचर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है ये देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ व्हिच इज एंड कंज्यूम्ड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका ऐसी जगह पैसा खर्च करना जहां से बेनिफिट 1 साल के अंदर में ही मिल सके। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं उसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर तो रहते ही रहता है, 1 साल के बाद भी रहता है। वो कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। जैसे XYZ लिमिटेड हो गई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने XYZ लिमिटेड फर्म है, कोई कंपनी है, उसके अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी दी उन्होंने। सैलरी क्यों दे रही है? मंथ टू मंथ अगर वो XYZ लिमिटेड है वो क्या कर रही है? मंथ टू मंथ सैलरी भी दे रही है एम्प्लॉयज को। और एम्प्लॉयज के 1 साल के अंदर सैलरी तो दे ही दे रहे हैं, खर्चे तो हो ही रहे हैं, और बेनिफिट भी हो रहा है। जो उसके एम्प्लॉयज है उनसे बेनिफिट भी तो हो रहा है। ये क्या होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे ऐसे ही? कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे क्या हुआ? वो XYZ लिमिटेड है, उसने क्या किया? किसी से उसने क्या किया? किसी और कंपनी से उसने मशीनरी खरीद ली। तो मशीनरी खरीद ली, तो मशीनरी तो क्या होती है? एसेट्स होती है, जो कि 1 साल का बेनिफिट देती है, 1 साल के बाद भी आपको बेनिफिट देती है। आप समझ गए एग्जांपल के साथ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं, ऐसे खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर तो 1 साल के अंदर तक ही रहता है, ठीक है। और उस जो उसमें हम खर्चे करते हैं वो भी 1 साल के अंदर ही रहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? हम ऐसी जगह पर ऐसी जगह खर्चा करती है जहां से उसे 1 साल के अंदर तो बेनिफिट होगा, ऐसे प्रोडक्ट पे ऐसे ऐसी जगह पैसे खर्च करती है जहां से उसे 1 साल के अंदर तो बेनिफिट होगा 1 साल के बाद भी रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा ऐसे ही? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये देख लेते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आखिर होता क्या है। ऐसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो होते तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, पर उसे हम क्या करते हैं? वो उसे हम 1 साल के बाद भी उसे रिटर्न वो लिखते हैं उसे। कैसे? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एसेट्स वाले में दिया था। कौन सा था वो? एक बार देखना पड़ेगा पिछली क्लास में, कोई नहीं। आप ये जान लो कि जैसे कंपनी ने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट करेगी, एडवर्टाइजमेंट वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम। एडवर्टाइजमेंट में उसने क्या किया?
मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट कराई, कितने की, 3 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट करवा दिया उन्होंने। जो 3 लाख रुपए उसने कराए हैं, तो वो चाहती है कि जो 3 लाख रुपए हैं वो तो गए ज्यादा खर्चे, तो वो क्या करती है, इन खर्चों को एक साल के अंदर कवर नहीं करती, वो 3-4 साल में इन खर्चों को डिवाइड कर देगी। एक साल मतलब कि जो वो 3 लाख रुपए हैं, जिस एग्जाम्पल उसने क्या किया, 1-1 लाख रुपए 3 साल में उसने पे कर दिए। 1 लाख 1 साल में कर दिया, फिर दोबारा 1 लाख रुपए इसने वैसे ही कर दिए, तीसरे साल में भी उसने यही करा। तो ये क्या हुआ है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या किया, एडवर्टाइजमेंट तो उसने एक साल के अंदर तो करवा ली, उसके बाद उसने क्या किया, जो उसकी पेमेंट की है, जो खर्चे किए उसको, राइट जो उसने लिखा है अकाउंट बुक में, एक साल से ज्यादा तक लिखते हुए आई है वो, एक साल के अंदर उसने खत्म नहीं किया लिखना, एक साल के बाद भी वो लिखती रही है उसको, ठीक है। इतना समझ लो, पेपर इतना आता नहीं है पर फिर भी आपके नॉलेज के लिए ये। उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। इसमें ये बताया गया है कि एक्सपेंस जो होते हैं, सेम एक्सपेंडिचर जैसा ही है, जो एक्सपेंस है सेम एक्सपेंडिचर जैसी है, खर्चे एक तरीके की, एक्सपेंस जो होते हैं एक तरीके का खर्चा होता है, ये जान लो खाली बस, ठीक है। अब ये जान लेते हैं व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंस होते हैं, ऐसी जगह वो फर्म जो है अपने अमाउंट को ऐसी जगह खर्च करती है कि पेमेंट्स को पहले कर देगी, बेनिफिट उसको बाद में होगा, ठीक है। एग्जांपल को उसने क्या किया, जैसे ही फर्म ने क्या किया, एडवर्ट वो जो उसके यहाँ एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी दी, कब तक दी, जैसे मैं को एग्जांपल ले लेता हूँ आपके साथ। फर्म ने क्या किया, अपने जो एम्प्लॉयज की सैलरी है उसने क्या किया, जनवरी वो अप्रैल की दे दी, मई की दे दी, जून की भी दे दी सैलरी, मतलब उसने क्या किया, सैलरी देते देते वो जनवरी तक आ गई, उसने क्या किया, फरवरी की भी सैलरी दे दी। इस साल उसने क्या किया, सब पूरे मंथ की सैलरी उसने दे दी है, पूरे साल की सैलरी उसने दे दी। और उसने जब वो उसने मार्च की सैलरी दी, उसने नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के 2 महीने की सैलरी दे दी एम्प्लॉयज की, अप्रैल मई की भी। तो बेनिफिट तो उसको हो रहा है, मतलब उसने क्या किया, पेमेंट सैलरी तो पहले दे दी और बेनिफिट उसके बाद दिया। एग्जांपल, ये एग्जांपल भी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं इजी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे आप क्या करते हो, अपने फोन में रिचार्ज करवाते हो, उसके बाद ही तो बेनिफिट लेते हो सिम का। आपके पास जो भी सिम हो, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, उसमें क्या करते हो, आपने पहले रिचार्ज करवा दिया, उसके बाद ही आपको बेनिफिट होता है ना, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। वैसे ही फर्म के अंदर होता है, फर्म जो होती है अपने अमाउंट को ऐसी जगह खर्च करती है जहां से उसे बेनिफिट बाद में होता है और पेमेंट उसकी पहले कर देती है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंस होते हैं कि बेनिफिट तो हम ले लेते हैं, पेमेंट हम बाद में करते हैं। एग्जांपल पे पोस्टपेड सिम ले लेते हैं हम, जैसे पोस्टपेड सिम होती है, पहले हम क्या करते हैं, बेनिफिट तो उसका हम ले लेते हैं, पेमेंट हम क्या करते हैं, बेनिफिट लेने के बाद करते हैं, है ना, बिल पे करते हैं उसको। सेम वैसे ही है। और वैसे एम्प्लॉयज वाले ही ले लो आप, फर्म ने क्या किया कि जनवरी तक की सैलरी तो दे दी एम्प्लॉयज की अपने, और उसने फरवरी मार्च की सैलरी नहीं दी, उसकी सैलरी वो अप्रैल में जाके दे दी है, वो क्या है, वो एक तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बकाए हुए खर्चे, ठीक है। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, करेंट लायबिलिटी होते हैं, वो एक साल के अंदर ही खत्म किए जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं करेंट लायबिलिटी होती है, ये भी जान लेना, एमसीक्यू टाइप में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि प्रॉफिट होता क्या है आखिर, फर्म के अकाउंटिंग टर्म में प्रॉफिट क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसमें ये बताया गया है जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अर्न किया जाता है। अब ये मेन टॉपिक ये आ रहा है इसमें कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता क्या है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऐसे वो, जैसे कि बिजनेस जो हो रहा है उसका मेन पर्पस क्या है, वो किस में काम कर रहा है, किस चीज में काम कर रहा है, या वो सर्विस में काम कर सकते हैं या फिर गुड्स को परचेज और सेल करने में काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले,
कि टाटा मोटर्स है वो क्या कर रही है, उसका मेन पर्पस है गुड्स वो कार को सेल करना। वो क्या है उसका, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो जो कार को मैन्युफैक्चर करके सेल कर रही है उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। उसके अलावा कुछ और सेल करके उसको बेनिफिट होता है, इनकम आती है, वो उसका क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होगी उनकी वो। ठीक है, इतना जान लो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, कि मेन पर्पस क्या है, बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, कि जिससे उसकी अर्निंग हो रही है, जिससे उसकी प्रॉफिट होती है, किस पे वो काम कर रही है। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। जो ग्रॉस प्रॉफिट होते हैं वो रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। कैसे होंगे, कैसे निकाले जाएंगे, ये देख लेते हैं एक बार हम। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, आपने क्या किया कि सामान को कोई सेल किया हो, जैसे कोई फर्म है उसने क्या किया, वो सामान को सेल कर दिया, सेल हुई है, सेल में से वो, मैं एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि वो टाटा मोटर्स उसने क्या करा, उन्होंने ये किया कि जैसे जैसे टाटा मोटर्स हो गई, वो गुड सेल कर रही है, जैसे कार सेल कर रही है, उन्होंने क्या किया, 3 लाख वो 5.5 लाख रुपए की कार सेल करी। ये क्या हो गया, 5.5 लाख रुपए क्या है, वो रेवेन्यू है। अब उसमें ये है कि वो जो कार सेल की है उसको बनाने के लिए उनकी कितनी कॉस्ट आई है, डायरेक्ट जो रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदे, जैसे उन्होंने रॉ मटेरियल्स खरीदी है 2 लाख रुपए के, जैसे उन्होंने 2 लाख रुपए के रॉ मटेरियल्स खरीदी है। तो इसमें से हमें ये जानना है कि इसमें वो रेवेन्यू क्या है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। जैसे रेवेन्यू हो गया आपका 5 लाख रुपए, तो रेवेन्यू हो गया, 5.5 लाख रुपए रेवेन्यू हो गई, और 2 लाख रुपए वो क्या है, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, कि उस प्रोडक्ट को, उस सामान को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आई है आपकी, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो सीधी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का निकल के आएगा हमारा, 3.5 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका, है ना। तो वही है इसमें, खाली और कुछ नहीं है। और नेट प्रॉफिट क्या होता है, और हम ये देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू क्या होता है। नेट प्रॉफिट होता क्या है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं नेट प्रॉफिट होता क्या है। नेट प्रॉफिट क्या है, जैसे हमने क्या किया, गुड्स को हमने तैयार किया, ठीक है, वो हमारे रेवेन्यू, रेवेन्यू आप जान चुके क्या करते हो, एक तरीके से सेल, कि सेल कितने रुपए का कर रहे हो। जैसे आपने 100 रुपए का सामान कोई सेल की एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई 100 रुपए का सामान सेल कर रहे हो, ठीक है, उसको बनाने की कॉस्ट आ गई है 50 रुपए। ठीक है, अगर उसके जो अलग से खर्चे हैं वो कितने आ गए हैं, 20 रुपए मान लो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका होगा रेवेन्यू, ये आपका आ गया क्या, वो क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, रॉ मटेरियल्स मान लो इसको, ये डायरेक्ट एक्सपेंस डी लिख लेता हूँ इस जगह में, और ये आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये जो दोनों मिलके हो रही है टोटल एक्सपेंस हो गए आपके, है ना। तो कितने रुपए का इन्हें नेट प्रॉफिट हुआ है, सीधी बात है 30 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो नेट प्रॉफिट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये आपका निकल के आ गया है 20 रुपए, सॉरी 30 रुपए जो आपके निकल के आएंगे वो क्या होंगे, नेट प्रॉफिट। 30 रुपए जो आपके हैं नेट प्रॉफिट है। ठीक है, इतना समझ गया। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जो आपका सामान सेल कर हो रहा है उसमें से आपको उस सामान को बनाने की कितनी कॉस्ट आई, वो आपकी हो जाएगी, वो कितनी कॉस्ट निकल के आएगी, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट तब निकल के आ जाएगा। नेट प्रॉफिट में क्या होता है, हम टोटल एक्सपेंस, सामान हमने जो सेल किया उसके बाद सामान को बेचने तक, सेल करने तक कितना हमारा खर्चा लगा है, वो उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा उसमें निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हम ये देख लेते हैं गेन आखिर होता क्या है। गेन, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द इरेगुलर एक्टिविटीज। जैसे जो गेन होता है, जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था एसी वाला, है ना। हमने क्या किया था, 2 लाख रुपए की तो एसी ली थी, उसको सेल कर दिए थे कितने में, 2,50,000 में। तो जो 50,000 रुपए हमारी इनकम आ रही थी, तो क्या थी, वो एक तरीके का गेन है। क्यों है गेन वो, क्योंकि गेन तब हो रहा है क्योंकि हमारा वो नहीं है इसमें, हमने फिक्स एसेट्स अपने सेल किया। एसी जो है हमारी क्या है, फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स तो है वो। तो हमने क्या किया है, सेल किया उसको, तो उसमें हमारा गेन हो रहा है। हम क्या करें, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का सामान सेल ही कर रहे हैं हम, अपने फिक्स एसेट्स।
इरेगुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें, मतलब कि हम अपने फिक्स एसेट्स को सेल कर रहे हैं उसमें, तो गेन वही होता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को सेल नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं उसके अलावा जो हम पे एसेट्स हो गए उनको सेल करते हैं, तो गेन कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि लॉस क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉस, कि लॉस होता क्या है। एक्सचेंज ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, लॉस एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। इसमें ये बताया गया है कि लॉस, जैसे आपने क्या किया, रेवेन्यू वो आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, वो सामान आपके पास रखा रहा स्टॉक में, आपने सोचा सामान तो निकल नहीं रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ 80 रुपए में सेल कर देता हूँ, तो आपको क्या हुआ, 20 रुपए का आपको लॉस हो गया है। तो लॉस यही होता है। ठीक है, समझ लो कि आप अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज इनकम, इनकम होती क्या है आखिर। तो इसमें लिखा है इनकम, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इसमें ये बताया गया है कि वो अकाउंटिंग पीरियड आप जानते होंगे, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस एक साल के अंदर हम कितना इनकम, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने क्या किया पूरे साल में हमने 3 लाख, वो 3 लाख तो ज्यादा हो जाएगा, 15 लाख रुपए का सामान परचेज किया और 20 लाख रुपए का सामान सेल कर दिया है। तो जो 5 लाख रुपए वो क्या है हमारे लिए, जो 5 लाख रुपए हैं वो हमारी एक प्रॉफिट है, उसको हम एक तरीके से इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। जो इनकम हुआ वो है, इनकम कैसे निकालेंगे हम ये देख लेते हैं। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, मतलब कि क्या है, एक तरीके से हम देख लेते हैं। जो 15 लाख रुपए आपका, तो ये हो गया रेवेन्यू, जो 20 लाख रुपए ये आपके क्या रेवेन्यू है, क्योंकि सेल्स से आ रहे हैं ये। और ये 15 लाख रुपए ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके एक्सपेंसेस। ठीक है, ये क्या है आपके एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। अब हम आपसे जल्द मिलते हैं पार्ट 3 के साथ नई क्लास में। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।